गैमेट स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो विषय वस्तु आपके लिए लेकर के आए हुए हैं वह है संधि। संधि से प्रतियोगी परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि संधि क्या है। वस्तुतः संधि का जो अर्थ होता है वह जोड़ या मेल होता है। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि यह जोड़ या मेल कहाँ होता है। यह जोड़ और मेल वर्णों के बीच में होता है। दो शब्द जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण में परस्पर मेल होता है, परस्पर विकार होता है और ये विकार हो करके एक नए वर्ण की रचना यहाँ पर हो जाती है और यह मिल करके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। संधि का जो विलोम होता है वह संधि विच्छेद होता है। विच्छेद का अर्थ अलग करना होता है। यहाँ पर शब्द है रामा अवतार। रामा अवतार एक संधि है और इसको जब हम विच्छेद करते हैं तो इससे दो शब्द हमें मिलते हैं। पहला मिलता है राम और दूसरा मिलता है अवतार। यहाँ पर आप देखिए कि राम जो शब्द है यह कई वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। राम का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें ये चार वर्ण मिलते हैं, र, अ, म और अ। इन चारों वर्णों में जो अ वर्ण है यह राम का अंतिम वर्ण है और जो अवतार शब्द है इस अवतार शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें अ वर्ण मिलता है और ये दोनों ह्रस्व आ मिल करके परस्पर क्या बनाते हैं, दीर्घ आ बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों वर्णों में मेल होकर के दीर्घ आ वर्ण बनता है और राम और अवतार मिल करके रामा अवतार हो जाता है। तो आपने एक तरह से देख लिया कि संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। यह जो मेल है यह वस्तुतः ध्वनियों या वर्णों या फिर अक्षरों में होता है और यह मेल जो शब्द होते हैं पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभ वर्ण के बीच में होता है। हम संधियों की पहचान वर्ण विच्छेद करके अंतिम वर्ण और प्रारंभिक वर्ण को मिला करके कर सकते हैं। संधि वस्तुतः तीन प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पाए जाते हैं। उन्हीं वर्णमाला के आधार पर हिंदी में स्वर और व्यंजन तथा विसर्ग संधि की बात कही गई है। जो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसे अच संधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर पाए जाते हैं, इन्हीं स्वरों के अंतर्गत मेल या विकार होता है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि उस संधि को कहते हैं जिसमें परस्पर स्वरों के मिलने से संधि या जोड़ होता है। जैसे स्वर संधि के अंतर्गत कई प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर हमें केवल सामान्य रूप से यह समझना है कि स्वर संधि क्या है, इसके अंतर्गत इन स्वरों का क्या स्वरूप है। आप देखिए स्वर यहाँ पर दो स्वर हैं, ह्रस्व आ और ह्रस्व आ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो गए हैं। यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, यानी दो शब्द अगर परस्पर मिल रहे हैं तो पहले
शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होगा तो वह संधि कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। यहां पर भी आप देखिए कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो जा रहा है, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ री हो जा रहा है, ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलकर के दीर्घ री हो जा रहा है। आ और ई ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों स्वर मिलकर के एक नए स्वर की रचना कर रहे हैं। आ और ए मिलकर के एक नया स्वर बन रहा है। आप यहां देखिए आ और उ ये दोनों स्वर हैं, इसलिए यह स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अ और ओ ये दोनों स्वर हैं, इसलिए औ बनता है, यह स्वर संधि का पहचान है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है सूर्यास्त। सूर्यास्त का अर्थ होता है कि सूर्य का अस्त होना। यहां पर यह सूर्यास्त शब्द जो है यह दो शब्दों से बना हुआ है, सूर्य और अस्त। आप देखें सूर्य शब्द में अंतिम जो वर्ण है वह है अ और अस्त शब्द में जो पहला वर्ण है वह है अ। ये दोनों मिलकर के बने दीर्घ आ। तो यहां पर सूर्य और अस्त मिलकर के यहां दीर्घ हो गया और बना सूर्यास्त। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत जो आप क से लेकर के ज्ञ तक के वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों में मेल या विकार होता है। इसमें दोनों व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं और एक व्यंजन और एक स्वर हो सकता है। विसर्ग चिन्ह अ है। आप जानते हैं कि जिस संधि में यह विसर्ग का चिन्ह पाया जाए वह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जैसे दुर्जन शब्द है, दुर्जन शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दुह धन जन तो बनता है दुर्जन। इस तरह से आपने जाना कि संधि मुख्य रूप से तीन तरह की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इस तरह से हम लोगों ने संधि के जो तीन प्रकार हैं इसको संक्षेप में देखा। अब हम स्वर संधि के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जो स्वर संधि है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 संधियां आती हैं। ये संधियां स्वर संधि के अलग अलग भेद हैं। पहली जो संधि है वह है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी है आयादि संधि। संक्षेप में हम इन पांचों संधियों को एक सरसरी निगाह से देखते हैं। दीर्घ संधि के अंतर्गत दीर्घ का तात्पर्य है कि ज्यादा। यहां पर जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हम कुछ कम समय लेते हैं और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का हम दुगुना समय लेते हैं। इस दुगुना समय लेने के कारण जो ह्रस्व का दीर्घ रूप होता है तो उसी कारण यहां पर दीर्घ संधि इसे कह दिया गया है। संस्कृत में अकः सवर्णे दीर्घ का सूत्र है, यानी अकः मतलब हुआ आ ई उ री। इसके ह्रस्व या दीर्घ रूप जब आपस में मिलते हैं तो वह क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक शब्द है दीक्षांत। यहां पर दीक्षांत का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह होता है दीक्षा धन अंत। आप यहां देखिए दीक्षा में बड़ा आ यानी इसको दीर्घ आ कहते हैं और धन
आ, तो दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिल करके यहां हुआ दीर्घ आ, तो यह हुआ दीक्षांत। दीक्षा आ धन अंत आ मिल करके यहां पर आ हुआ, तो यह बना दीक्षांत। तो आ ई उ री के ह्रस्व या स्वर के बाद यदि समान वर्ण आए, चाहे वे ह्रस्व हों या फिर दीर्घ हों, तो दीर्घ हो जाता है। दूसरा संधि है गुण संधि। आदि गुण संस्कृत में इसका सूत्र है। यहां पर आप सावधानी से देखिए कि अ और आ ये दो वर्ण हैं। इन दो वर्णों के बाद यदि ई आए, उ आए और री आए, यानी ई उ री ह्रस्व या दीर्घ, तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा और उ के स्थान पर ओ हो जाएगा और री के स्थान पर अर हो जाएगा। एक बार पुनः आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि ई उ और री आए, तो आ के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है, आ के बाद यदि उ आता है तो ओ हो जाता है, और यदि आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। आप देखिए यहां पर शब्द है नरेंद्र। नरेंद्र क्या है? जब इसका आप वर्ण विच्छेद करते हैं, नर धन इंद्र, यह वर्ण विच्छेद आ धन ई मिला तो हुआ ए, तो आ ई मिल करके ए हो गया, तो बना क्या? नरेंद्र। एक ही यहां मात्रा लग गई, तो यह गुण बदल जा रहा है, तो इसलिए यह गुण संध है। आदि गुण आप कह सकते हैं कि आ के बाद ई उ और री यदि आए तो उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। चौथे संधि पर हम आते हैं। चौथा संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र संस्कृत में इको एणचि होता है, यानी ई उ और री ये स्वर हैं। इसके बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए, यानी इन 5 वर्णों को छोड़ करके यदि इनके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आता है, यानी इनके बाद यदि कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, तो क्रमशः इस ई का जो है या हो जाएगा और उ का वा हो जाएगा और री का रा हो जाएगा। यानी आप इसको देखें यण संधि। यण संधि के अंतर्गत ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री यदि वर्ण हैं और इनके बाद कोई अन्य असमान वर्ण आता है, तो ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर र हो जाता है, तथा इस य, व और री में उस वर्ण की मात्राएं जुड़ जाती हैं। जैसे यहां पर एक शब्द है प्रत्येक, तो प्रत्येक का आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति धन एक, प्रति एक अलग शब्द है और एक अलग शब्द है। तो प्रति में क्या है? ह्रस्व ई है और एक में ए है। तो यहां पर आप देखिए ई वर्ण के बाद ए वर्ण आया हुआ है, यह एक असमान वर्ण है, तो इस ई के स्थान पर क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। तो यहां पर यह यण संधि हुआ इको यणचि। अब 5वां है आयादि संधि। आयात संधि में
आप देखिए यहां पर ए, ऐ और ओ, औ, यानी ए और ओ इस समूह के स्वर बचे और इसके बाद यदि कोई असमान स्वर आ रहा है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है और ओ के स्थान पर ओ हो जाता है और औ के स्थान पर औ हो जाता है। इस तरह से आयादी संधि के अंतर्गत आपने देखा कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई असमान वर्ण आए तो ए का ऐ और ओ का औ और ओ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण है नयन। नयन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है ने, धन, अन। यहां पर देखिए ने का हुआ, यहां पर आया ए, धन, आ, तो ए, आ मिलकर के यहां आय हो गया। जब आप नयन का उच्चारण करते हैं तो आपको ऐ की ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह से आपने स्वर संधि को संक्षेप में देखा। तो आइए स्वर संधि के जो ये प्रकार हैं इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका समस्त जो संदेह है वह दूर हो जाए और भली भांति आप स्वर संधि के प्रकारों को समझ सकें और प्रश्नों का उत्तर दे सकें। जो स्वर संधि है उसका पहला जो भेद है या प्रकार है वह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अंतर्गत संस्कृत का सूत्र है कि अकः सवर्णे दीर्घ। अकः आ, ई, उ, री सवर्णे के समान वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत हर्ष जो वर्ण होता है उसके उच्चारण में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय जिस वर्ण के उच्चारण में लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। तो दीर्घ के अंतर्गत जो ये चार वर्ण हैं आ, ई, उ, री, ये चाहे ह्रस्व हो यानी आ, ई, उ और री, ये चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, आ, ई, उ और री। तो ये ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, इनके बाद ह्रस्व या दीर्घ यदि कोई वर्ण आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। यहां पर एक शब्द है वेदांत। वेदांत का संधि विच्छेद करिए तो यहां होगा वेद, धन, अंत। अब यहां देखिए वेद का जब वर्ण विच्छेद करेंगे आप तो द के बाद अ आता है। ये जो अंत है, अंत के पहले अ आता है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है और बनता है क्या? वेदांत। तो वेद, धन, अंत, वेद का अंतिम वर्ण और अंत का प्रारंभ वर्ण परस्पर मिलते हैं तो दीर्घ आ हो जाता है। तो यहां पर आ के बाद यदि आ आया तो दीर्घ आ हो गया। वेद में अंत जुड़ा तो वेदांत हो गया। तो एक यह दीर्घ संधि हो गया। दूसरा आ, यहां पर ये दीर्घ आ है और ये ह्रस्व आ है। दीर्घ आ और ह्रस्व आ यदि परस्पर मिले तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। यहां पर शब्द है विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद करिए। विद्या, धन, अर्थी।
अब विद्या में आप देखिए कि दीर्घ आ है और अर्थी में ह्रस्व आ है, ये दोनों मिल करके बने दीर्घ आ, तो हो गया क्या? विद्यार्थी। एक स्थिति और बनती है, ह्रस्व आ और दीर्घ आ यदि मिलेंगे तो भी दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे पुस्तकालय शब्द है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द सामने आएगा पुस्तक धन आलय। जब पुस्तक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो का के साथ ह्रस्व आ जुड़ा हुआ है और आलय के साथ दीर्घ आ जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिल करके क्या होते हैं? दीर्घ आ हो जा रहे हैं, तो बन जा रहा क्या? पुस्तकालय। यहां वर्णों में मेल हो जा रहा है या विकार हो जा रहा है। अगर दीर्घ आ की स्थिति बनती है तो भी दीर्घ आ हो जाता है। शब्द है आत्मानंद। आत्मानंद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है आत्मा धन आनंद। तो आत्मा धन आनंद, इसका जब आत्मा का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां पर दीर्घ आ मिलेगा आपको और आनंद में भी दीर्घ आ मिलेगा। दोनों यदि मिलते हैं तो भी दीर्घ आ होगा। और यहां पर आपने देखा कि आत्मा में दीर्घ आ मिल गया है। कि यदि आप ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों को मिलाते हैं तो बनता है दीर्घ ई। शब्द है रविंद्र। तो रविंद्र का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दो शब्द मिलते हैं, एक मिलता है रवि और दूसरा मिलता है इंद्र। इस रवि में आप देखिए कि ह्रस्व ई है और इस इंद्र में आपको ह्रस्व ई मिला और दोनों मिल करके बने दीर्घ ई। तो ये दीर्घ ई आप यहां देख सकते हैं, तो यह शब्द बन गया रविंद्र। इसी तरह से एक स्थिति और बनती है, यदि किसी शब्द का जो अंत अक्षर है वह दीर्घ ई मिले और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ अक्षर है वह ह्रस्व ई मिले, तो दोनों मिल करके दीर्घ ई हो जाता है। उदाहरण देखिए, महेंद्र शब्द है, तो महेंद्र शब्द को आप इसका संधि विच्छेद करिए। यहां पर देखिए मही एक शब्द हो गया और इंद्र दूसरा शब्द हो गया। यहां पर मही में दीर्घ ई है अंतिम वर्ण और इंद्र में प्रारंभ वर्ण जो है ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर यहां दीर्घ ई हो गए हैं, तो बना महेंद्र। अगली स्थिति जो बनती है वह स्थिति बनती है ह्रस्व ई और दीर्घ ई की। यदि किसी शब्द का जो अंत्य अक्षर है वह ह्रस्व ई हो और जो प्रारंभ का अक्षर है वह दीर्घ ई हो, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ ई हो जाता है। यहां देखिए एक शब्द है कपीस। कपीस शब्द में आप देखिए कि कपि कपि जो शब्द है इसमें आपको ह्रस्व ई है, इसका अंतिम वर्ण धन ईश। इस शब्द में जो है यहां दीर्घ ई है, दोनों मिलते हैं तो दीर्घ ई बन जाता है। आप उसकी परिणति यहां देख सकते हैं कपीस, और यह दीर्घ बन रहा है इसीलिए दीर्घ संधि हुआ। अगली स्थिति बनती है कि यदि दीर्घ दीर्घ आ जाए, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई हो जाए और दूसरे शब्द का प्रारंभ वर्ण दीर्घ ई हो, तो दोनों मिल करके दीर्घ है। शब्द है रजनीश। आप रजनी शब्द को देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रजनी धन ईश। तो यहां पर रजनी में दीर्घ ई है और ईश में भी
दीर्घ ई है, दोनों में विकार हो रहा है तो क्या बन रहा है? दीर्घ जा रहा है। पर आप देख लीजिए। अब अगली स्थिति जो आपके सामने आती है वह है ह्रस्व ऊ की। दोनों शब्द, पहला शब्द और दूसरे शब्द में यदि पहले शब्द का जो अंत वर्ण है वह ह्रस्व ऊ पाया जाए और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ वर्ण है वह ह्रस्व ऊ पाया जाए तो दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाते हैं। शब्द है भानुदय। यहां पर भानु, आप शब्द देखिए, भानु धन उदय। आप देखिए इसमें जो है ह्रस्व ऊ है, धन ह्रस्व ऊ, ये दोनों मिलकर के बन गए दीर्घ ऊ और यहां पर आप देखिए दीर्घ ऊ है। तो यह किस संधि के अंतर्गत आएगी? यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। एक और शब्द है वह है बधूसव। इस बधूसव शब्द में आप देखिए, इसका संधि विच्छेद करिए, है बधू धन उत्सव। यहां बधू में आप देखिए दीर्घ ऊ है और उत्सव में ह्रस्व ऊ है, ये दोनों मिलकर के यहां पर दीर्घ ऊ हो गए हैं। आप यहां भी देख सकते हैं दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ और यह बना क्या? बधूसव। यहां पर दीर्घ ऊ हो गया। एक स्थिति और होती है, यदि अंत का ह्रस्व ऊ हो और प्रारंभ का दीर्घ ऊ हो तो भी यहां पर दीर्घ ऊ होता है। उदाहरण से समझिए, शब्द है लघूर्मी। लघु, आप देखिए इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे, लघु धन ऊर्मी, ये दोनों शब्दों को मिला करके लघूर्मी बना हुआ है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ह्रस्व ऊ है और यहां पर दीर्घ ऊ है, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? दीर्घ ऊ हो गए। तो बना क्या? दीर्घ ऊ। तो ये लघूर्मी जो है यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। यदि दोनों शब्दों में दीर्घ ऊ आए, यानी पहले शब्द के अंत वर्ण दीर्घ ऊ हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ वर्ण दीर्घ ऊ हो तो भी दीर्घ होगा। तो यहां पर भ्रू शब्द है, इस भ्रू में दीर्घ ऊ है और ऊर्ध्व में भी क्या है? दीर्घ ऊ है। तो यहां पर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के क्या बन रहे हैं? दीर्घ ऊ बन रहे हैं। भूधन ऊर्ध्व मिलकर के यहां पर भूर्ध हो जा रहा है। री को यहां पर देखें, ये ह्रस्व री है, ह्रस्व री है और मिलकर के दीर्घ री होता है। तो यहां पर प्रति शब्द जो है धन ऋण, ऋण शब्द, ये दोनों मिलकर के इसमें भी री है और इसमें भी क्या है? री है। दोनों मिलकर के यहां पर दीर्घ री हो जा रहा है और यह दीर्घ री यहां आया तो यह शब्द बना प्रति धन ऋण बराबर प्रत्यण। इस तरह से अकस्मणे दीर्घ जो सूत्र है वह आपने समझ लिया और स्वर संधि के अंतर्गत जो पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में भी जान लिया। स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वह गुण संधि है और गुण संधि का संस्कृत में जो सूत्र है वह है आदि गुणः। इसका तात्पर्य हुआ कि आ के बाद ई, उ और री, ये तीन वर्ण आते हैं तो आ के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है
आ के बाद यदि ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और आ के बाद यदि री आता है तो अर हो जाता है। गुण संधि के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ह्रस्व और दीर्घ आ के बाद यदि ई, ऊ और री यह वर्ण आता है तो आ के बाद अगर ई आ रहा है तो ए हो जाता है। आ के बाद यदि ऊ आ रहा है तो ओ हो जाता है, और आ के बाद अगर री आ रहा है तो अर हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, यह और स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर आप देखिए आ है, आ के बाद जो वर्ण आया हुआ है वह ई है। आ के बाद यदि ई वर्ण आता है और दोनों में विकार होता है तो परिवर्तित होकर के दोनों ए हो जा रहे हैं। एक तरह से इनके गुण में परिवर्तन हो जा रहा है। दीर्घ संधि में ऐसा नहीं है। दीर्घ संधि में जब संधि हो रहा है तो जो वर्ण आ रहे हैं वे समान वर्ण के हैं, लेकिन यहां पर देखिए एक नए वर्ण की रचना यहां पर हो जा रही है। उदाहरण से देखिए, शब्द है नरेंद्र। नरेंद्र में आप देखिए कि नर है और इंद्र है। नर में अंत अक्षर अ है और इंद्र में प्रारंभ अक्षर ई है, और आ ई मिलकर के जो बने हैं वह ए बना है, और यहां पर आप देखिए ए आया, तो यह क्या हो गया? गुण संधि हो गया। आ के बाद आप दीर्घ ई भी आ सकता है, तो भी ऐसी स्थिति में ए ही होगा। उदाहरण से देखिए, परमेश्वर शब्द है, परम धन ईश्वर। ईश्वर में दीर्घ ई है और परम में आ है, तो दीर्घ ई आ मिलकर के ए ही बना, तो ए यहां पर आया हुआ परमेश्वर। एक स्थिति और बनती है कि दीर्घ आ हो और ह्रस्व ई हो, तो भी ए बनेगा। जैसे महेंद्र शब्द है, महाशब्द है, महाशब्द धन इंद्र। इस में आप देखिए, इसमें जो है दीर्घ आ है और यहां पर ह्रस्व ई है, और दोनों मिलकर के ए हो गए और यह हो गया महेंद्र। तो यह भी गुण में परिवर्तन हो रहा है, तो गुण संधि हो गया। आ के बाद दीर्घ ई भी आ सकता है, तो भी ए होगा। जैसे रमेश है, रमेश में रमा शब्द है और ईश शब्द है। यहां पर दीर्घ आ और दीर्घ ई है, तो भी ए बन रहा है रमेश। तो इस तरह से आपने गुण संधि के कुछ उदाहरणों को देखा, और हमने बताया कि यदि आ के बाद ऊ आता है तो गुण संधि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। देखिए, आ के बाद यदि ऊ आ रहा है तो यह ओ बन जा रहा है। जैसे शब्द है परोपकार, परोपकार में पर शब्द है धन उपकार, तो यहां पर इसमें आ, अंत, प्रारंभ ऊ, तो बना ऊ। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ओ आया हुआ है परोपकार, तो यह गुण संधि हुआ। अगला उदाहरण, जलोर में शब्द है। जलोर में शब्द में आप देखिए कि अंत आ और प्रारंभ ऊ मिल करके ओ हो जा रहे हैं। जलोर्म का संधि विच्छेद होगा जल धन ऊर्मी। यहां पर आ धन दीर्घ ऊ
मिल करके क्या हो गया, ओ। आप यहां देख सकते हैं ओ जलोर। तो इस तरह से यह भी क्या हुआ, गुण संधि। अगला शब्द अ और उ अगर मिलते हैं तो भी ओ बनेगा। जैसे महोपकार शब्द है, महाधन उपकार। तो महाधन उपकार में यहां पर दीर्घ आ है और उपकार में हर्ष ऊ है और दोनों मिल करके ओ हो जा रहे हैं। तो यहां भी क्या है, गुण संधि है। अगला है गंगोर्मी, यानी दीर्घ आ और दीर्घ उ जब मिलते हैं तो भी जो है गुण संधि होती है और ओ बनता है। गंगोर में आप देखिए कि गंगा धन उर्मी। यहां गंगा में दीर्घ आ है और उर्म में दीर्घ ऊ है और बन रहा है ओ। तो इसलिए यह क्या हुआ, गुण संधि हुआ। आ के बाद यदि री आता है तो अर हो जाता है। देखिए आ के बाद री होगा तो अर बन जाएगा। शब्द है राजर्षि। राजर्षि राज धन ऋषि। देखिए यहां री है और यहां आ है, दोनों मिले तो बन गया अर। जब आप उच्चारण राजर्षि का कहते हैं तो उससे अर की ध्वनि ध्वनित होती है। दीर्घ आ और री मिलकर के भी अर होता है। जैसे शब्द है महर्षि। महर्षि में महा धन ऋषि। तो यहां पर दीर्घ आ धन री बराबर यहां भी अर हुआ तो ये महर्षि बना। ठीक, आगे गुण संधि को समझने के बाद अब हम आते हैं वृद्धि संधि पे। संस्कृत में इसका सूत्र है वृद्धि रेचि, यानी इसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। आ के बाद, इन दोनों के बाद यदि आपको ए ओ औ मिले, यानी आ के बाद ए आए और ओ औ मिले तो यह जो है दीर्घ हो जाता है, ऐ और औ हो जाता है। आ के बाद यदि ए और ओ या फिर इसका ह्रस्व रूप या दीर्घ रूप आपको मिले तो इसके स्थान पर ए और औ ए दीर्घ रूप हो जाता है। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए एक शब्द है एकाएक। एकाएक का जो अंत वर्ण है वह अ है और जो प्रारंभ वर्ण है दूसरे शब्द का वह ए है और दोनों मिलकर के अय हो रहे हैं। इसको संधि विच्छेद करिए। एक धन एक बराबर क्या हुआ, एकाएक। यहां पर आ है और यहां पर ए है, ये दोनों मिल करके आप देखिए इसमें वृद्धि हो गई ए में तो अय हो गया। यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आ गया। इसी तरह सदैव है। सदैव जो शब्द है इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे आप तो आपको एक वर्ण मिलेगा आ और दूसरा वर्ण मिलेगा ए। ये दोनों मिलकर के भी अय होंगे। जैसे आप देखिए सदा धन एव तो बराबर क्या हुआ, सदैव। यहां पर दीर्घ आ है और ये ए है। इसी प्रकार मतैक्य। मतैक्य शब्द है मत धन ऐक्य। तो
अ धन ए बराबर ए। यहां पर आप देखिए आय की दीर्घ हो गया है, यहां पर वृद्धि हो गई है, तो यह क्या हुआ, वृद्धि संधि हुआ। इसी तरह आप देखिए आ के बाद अगर ऐ मिले तो जैसे महा धन ऐश्वर्य, यहां पर देखिए दीर्घ ऐ है और ये दीर्घ आ है, यानी आ धन ए बराबर क्या हुआ ए, ये दीर्घ हो गया तो बना महेश्वर्य, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आया। आगे उदाहरण आप देखिए कि आ के बाद यदि ओ आया है तो यहां पर औ हो गया है। शब्द है बनौषधि, तो बनौषध में वन है, वन में आ आया है और औषधि में ओ आया है। आ और ओ दोनों मिलकर के यहां वृद्धि हो जा रहा है औ, तो बना कौन शब्द, बनौषधि। इसी तरह महोज शब्द है, आ और ओ मिलकर के औ हो जा रहा है। महा शब्द जो है इसके अंतर्गत आप देखिए दीर्घ आ है और ओ है, ओज में और ए मिलकर बना क्या औ, तो हो गया ये महोज। आगे देखिए देवौदार्य शब्द है, देवौदार्य के अंतर्गत आप देखिए कि देव और औदार्य इन दोनों शब्दों से मिलकर के देवौदार्य बना है। देव में आ वर्ण है प्लस औदार्य में औ वर्ण है, तो ए दोनों जब मिल रहे हैं तो बन रहा है औ, यह देवौदार्य शब्द बन गया। अगला महोदार्य, महोदार्य का संधि विच्छेद जब करेंगे तो हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त महा, महा में आ धन औदार्य में औ, तो बनता है क्या औ। तो यहां पर भी यह वृद्धि हो जा रही है यहां पर, इसलिए औ यहां आया और यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आ गया। अगली जो संधि है वह है यण संधि। यण संधि का जो सूत्र है संस्कृत में पाणिनि ने दिया था इको एड़ची, यानी ई उ और री, यानी ई उ री हर्ष या दीर्घ। आप देखिए यहां ई उ री, ये 5 वर्ण हैं। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ई उ री 3 हो गए और इसका दीर्घ रूप हो गया। के बाद यदि कोई असमान वर्ण आता है तो ई के स्थान पर या उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है, और इसमें जो बाद का वर्ण जुड़ता है उसकी मात्राएं भी जुड़ जाती हैं। उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, एक शब्द है अत्यल्प। अत्यल्प का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो हमें शब्द प्राप्त होता है अति धन अल्प। तो यहां पर आप देखिए कि अति में हर्ष ई है और क्या आया आ आया, इसके स्थान पर क्या आ गया या हो गया, यानी ई के बाद एक असमान वर्ण आ गया है तो यह क्या हो गया यह हो गया है। तो यानी अति धन अल्प बना अत्यल्प, इसमें यह जो है यह यण संधि के अंतर्गत आएगा। अगला इत्यादि, आप देखिए इसके अंतर्गत इति शब्द है, इति धन आदि। यहां पर देखिए ई जो है यह ह्रस्व ई है और आ है। हमने बताया
ई के बाद यदि कोई असमान वर्ण आ रहा है तो वह या में बदल जा रहा है। तो यहां पर ह्रस्व नहीं दीर्घ आ है तो दीर्घ आ का मात्रा यहां लग गया तो या हो गया इति धन आदि तो बना इत्यादि। अगला उदाहरण आप देखिए, एक शब्द है प्रत्युपकार। यह जो प्रत्युपकार शब्द है इसमें प्रति धन उपकार, यह दो शब्दों से मिलकर के बना। तो प्रति का जो अंत है वह ई है और उपकार का जो प्रारंभ है वह ऊ है। तो हमने बताया था कि ई और ऊ मिलकर के क्या हुआ, या में ऊ की मात्रा लग गया तो ऊ हो गया। इस तरह से प्रति धन उपकार प्रत्युपकार बना। तो यह आपने देखा। इस यण संधि के अंतर्गत एक शब्द देखिए यहां न्यून है। न्यून शब्द का जब संधि विच्छेद किया जाता है तो यहां पर नी धन ऊन शब्द बना। ये नी शब्द है जो इसमें ह्रस्व ई है और ऊन में दीर्घ ऊ है। तो यह जब परस्पर संयोग इसमें हुआ तो या तो बनता ही है, ये दीर्घ ऊ है तो इसकी मात्रा यहां लग गई यू बन गया तो ये न्यून हो गया। यह भी यण संधि है। प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द ई के बाद ए आता है। आप देखिए ए आया है यानी प्रति, प्रति का आप ई देखिए और एक का ए देखिए तो ई के बाद असमान वर्ण ए आया है तो यहां हम सबसे पहले या लिखेंगे, उसके बाद इसकी मात्रा लगा देंगे तो ए हो गया प्रत्येक। यह भी क्या हुआ, यण संधि। अगला है अत्यय, अगला हुआ अत्यय स्वर्य। तो अत्यय स्वर में अति और ऐश्वर्य इन दो शब्दों के मेल से यह बना है। अति में ह्रस्व ई है और दीर्घ ए है। तो यहां पर जो ये यण संधि है इसमें या इसमें है तो या में यहां पर ए की मात्रा लग जा रहा है और यह अत्यय स्वर हो जा रहा है। अगला देखिए, यदि ई के बाद ओ आता है तो यह यो हो जाता है। यहां पर अत्योज शब्द है। अत्योज अति और ओज दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अति में ह्रस्व ई है और ओज में ओ है और ई के बाद आपने जाना था कि यह होगा और यहां पर ओ का मात्रा हो जाएगा जो यहां है, अत्योज हो गया। अगला अत्योचित्य। यहां पर देखिए कि अत्योचित्य दो शब्दों अति और औचित्य से मिलकर के बना हुआ है। यहां पर जो अति शब्द है इसमें ह्रस्व ई है और औचित्य में दीर्घ औ है। यह दोनों मिला तो यहां यौ हो गया यानी ये मात्रा यहां आ गई तो अत्योचित्य शब्द बन गया। अगला नदीम्ब शब्द है। तो ई के साथ आप देखिए आ आया हुआ है। नदी में भी आप देखिए कि ई की दीर्घ है और अम्बु में आ है और यहां पर नदीम्ब जो ध्वनि उच्चारण हो रहा है यह भी यण संधि के अंतर्गत आएगा। इस उदाहरण को देखिए, देव्यागमन है। यहां देवी, देवी में दीर्घ ई है और आगमन में आ है तो बराबर या बना। तो यहां पर आप देखिए देव्यागमन में यहां भी यण संधि है। अब अगला उदाहरण, अगले उदाहरण में
जो है वह नद्युद्गम है। नद्युद्गम जो है नदी धन उद्गम दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ पर ह्रस्व ऊ है, तो दीर्घ और ह्रस्व ऊ मिलकर के यू हो गया और ये नद्युद्गम हो गया। अगला नद्युर्मी शब्द है। नद्युर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। नदी धन उर्मी, नदी में आप देखिए कि दीर्घ ई है और उर्मी में आप देखिए दीर्घ ऊ है और यहां बना है दीर्घ ऊ, तो बना शब्द नद्युर्म। यह भी यण संधि के अंतर्गत आएगा। सखी धन ऐक्य बराबर सखैक्य, सखी के अंतर्गत दीर्घ ई है और ऐक्य में अय है, दीर्घ अय है, तो यह हो गया अय, यहां पर बना सखैक्य। अगला उदाहरण बाण्योचित्य। बाण्योचित्य के अंतर्गत आप देखिए ये बाणी है, ये औचित्य है। बाणी में जो है दीर्घ ई है और औचित्य में दीर्घ औ है, यह बना यौ, तो हो गया बाण्योचित्य। ऊ के बाद अगर कोई असमान वर्ण आता है तो वह बन जाता है। जैसे आप यहां पर देखिए कि एक है स्वल्प शब्द। स्वल्प शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। पहला सु, दूसरा अल्प। तो सु और अल्प को आपने मिलाया, सु में उ धन अल्प में आ बराबर बना वा, ए सु धन अ बराबर स्व, तो स्वल्प हो गया। इसी तरह शब्द है स्वागत। स्वागत में आप देखिए ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलता है। देखिए सु शब्द है, सु के अंतर्गत आपने ऊ देखा और आगत में आ देखा, तो बना गया वा। तो यहां पर आप देखिए जो वा आया स्वागत, यह भी इसी संधि के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़िए, शब्द है अन्वीक्षण। अन्वीक्षण के अंतर्गत आप देखिए अनु, अनु धन ईक्षण। अनु में आप देखिए ह्रस्व ऊ है और ईक्षण में आप देखिए दीर्घ ई है, तो यहां वी बन जा रहा है, तो ये अन्वीक्षण भी उसी के अंतर्गत आएगा। अगला है अन्वेषण। अन्वेषण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे अनुधन एषण, अनु के अंतर्गत आप देखिए उ धन ए, तो यहां पर बन गया वे, तो अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। और अगला अल्पय स्वर्य शब्द है। यहां पर अल्प है, धन ऐश्वर्य, तो शब्द बना अल्पय स्वर्य। आगे आप देखिए कि उ धन ओ मिलकर के ओ हो जा रहा है, लघोष्ठ शब्द है। यहां पर लघु धन ओष्ठ, यानी उ धन ओ मिलकर के बन रहा है ओ। आप यहां देखिए गुरुवोदैर्य, गुरु के अंतर्गत आप देखिए ह्रस्व उ धन औ, यह मिलकर के बना है वौ, गुरुवोदैर्य। बध्वागमन, बध्वागमन में आप देखिए बधु है, बधु के अंतर्गत दीर्घ ऊ है और धन आगमन में दीर्घ आ है और यहां बना वा, तो ये हुआ बध्वागमन। अगला उदाहरण बध्वैश्वर्य।
यहाँ पर बधू है, यहाँ पर दीर्घ ऊ है और ऐश्वर्य में दीर्घ अय है, तो यह बना क्या? वय। तो यहाँ हो गया बध्वय स्वर। आगे देखिए कि इसी संधि के अंतर्गत यदि री के बाद अन्य असमान वर्ण आए तो रा हो जाता है और र पर उस स्वर की मात्रा लग जाती है। जैसे आप देखिए मात्राज्ञा शब्द है। मात्राज्ञा जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला मात्रा और दूसरा आज्ञा। यहां पर आप देखिए कि री के बाद आ आया हुआ है, तो यहां पर मात्राज्ञा शब्द है। तो मात्राज्ञा शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है मातृ और दूसरा है आज्ञा। तो मातृ के अंतर्गत आपने देखा कि यहाँ री है और यहाँ आ है, बराबर क्या बन रहा है? मात्राज्ञा रा बन जा रहा है। इसी तरह से आप देखिए पितृक्षा शब्द है। पितृक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, पृथ्वी और इच्छा। यहाँ पर पृथ्वी में आप देखिए कि यहाँ री है और यहाँ इच्छा है और यह दोनों मिलकर के क्या बना? पितृक्षा। यहाँ पर मातृ उपदेश, यहाँ पर री है और यहाँ पर ऊ है, इसलिए यह रू बन गया। तो यहाँ पर मातृधन उपदेश बन गया मातृपदेश। इस तरह से इस संधि को समझ लेने के बाद जो स्वर संधि का पांचवा प्रकार है वह है आयादि संधि। आयादि संधि को एचो अयावह भी कहा जाता है। यह संधि काफी आसान है। इसमें एचो अय आवा ए अय ओ औ के बाद यदि कोई असमान वर्ण आता है तो क्रमशः ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यही है एचो अयावह। उदाहरण से देखिए, नयन शब्द है। इस नयन शब्द में आया है ने शब्द धन अन, इसका संधि विच्छेद यही हुआ। तो ने में आप देखिए ए है और अन में आ है, तो ए बना आय। जब आप नयन का उच्चारण करते हैं तो आय की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। गायक शब्द है। अय के बाद आ इसमें है। गय शब्द है। गय में ए जुड़ा हुआ है, धन अक में आ जुड़ा हुआ है, यह हुआ आय। जब आप गायक का उच्चारण करते हैं तो आपको आय की ध्वनि सुनाई पड़ती है या महसूस होती है। अगला, यदि ओ के बाद यदि आ रहा है, असमान वर्ण आ रहा है, तो यह अव हो जाएगा। शब्द है पवन। पवन का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है पो धन अन। तो पो में ओ और अन में आ मिल करके बन गया अव। आप पवन का उच्चारण करिए तो आपको महसूस होता कि इसमें अव ध्वनि मिली हुई है। इसी तरह से पावक, औ के बाद आ मिले तो आय हो जाता है। ये असमान वर्ण है और यहां पर आप देखिए पौ में औ है और अक में आ है और यह हो गया आय। तो यह हो गया आपका पावक। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने संधि का बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया है। आप इसे बार बार पढ़ें, दोहराते रहें, तो आप संधि से संबंधित
यानी स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। व्यंजन संधि के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।